अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 7 में क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग को पढ़ने जा रहे हैं। इस तरीक़ेकार के अंदर हम क्रोमियम को किसी और मेटल के ऊपर इसकी एक बारीक सी तह को जमाएंगे। इसके अंदर एनोड का फ़र्क होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट में ख़ास बात है कि हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी बेहतर बनाई जा सके। इसकी इक्वेशन याद करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको समझा सकूँ। तो हम कोशिश करते हैं कि इस क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का तफसील से जायज़ा लें। इसके लिए चलते हैं हम अपने मौजू की तरफ। क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो एनोड और कैथोड होते हैं वो उसी तरह सोचा जाता है उनके बारे में जिस तरह हम पीछे सिल्वर की प्लेटिंग करते हैं, सिवाय कुछ चीज़ें नहीं हैं इसमें। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मौजू आपने गौर से समझना है, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें नहीं आएंगी। पहली बात, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात, एनोड जो होता है वो इसमें उस मेटल का होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, लेकिन इसमें जो एनोड इस्तेमाल होता है वो होता है एंटी एंटीमोनियल एंटीमोनियल लेड। एंटीमोनियल लेड ये असल में लेड और एंटीमनी इन दोनों का एलॉय होता है। ये इन दोनों का एलॉय होता है। इसमें एंटीमनी 1 से 10% वो उस बात पे है कि ये कौन सा आप एनोड इस्तेमाल करने हैं। खैर, ये ज़्यादा मिकदार में इसमें लेड होता है, थोड़ा सा इसमें एंटीमनी डाला जाता है। लेड और एंटीमनी मिलकर बनाते हैं एनोड। ये एनोड क्रोमियम का नहीं लगाया जाता, ये एनोड लगाया जाता है इसमें एंटीमोनियल लेड का। एंटीमोनियल लेड क्या है? 2 चीज़ों का मिक्सचर है, ज़्यादा सारी लेड, उसमें थोड़ा सा एंटीमनी। एंटीमनी भी एक एलिमेंट है, मेटल है। दूसरी बात, इसमें कैथोड इस्तेमाल किया जाता है जिस पर तह जमानी हो। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है वो होता है क्रोमियम सल्फेट का सॉल्यूशन। क्रोमियम सल्फेट का सॉल्यूशन, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है क्रोमियम सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, उसमें थोड़ा सा बहुत कम मिकदार में सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल दिया जाता है, H2SO4। अब ये थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला गया? आखिर ऐसी कौन सी साइंस है कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया इसमें? पहले तो हमने सीधे सीधे इलेक्ट्रोलाइट बनाए थे उस मेटल के साल्ट और पानी को मिक्स करके। इसमें क्रोमियम सल्फेट पानी में मिक्स किया, साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल दिया। असल में ना सल्फ्यूरिक एसिड डालने की वजह से उस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, आयंस की मिकदार बढ़ जाती है। तो हम कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड डालने की वजह यह है ताकि सोल्यूशन में आयंस की मिकदार बढ़ जाए
और कंडक्टिविटी ज़्यादा हो, ताकि क्रोमियम आसानी से एनोड की तरफ से जाता हुआ कैथोड पे चिपक जाए। एनोड से उतरेगा नहीं, एनोड से दूर होगा और जाएगा कैथोड की तरफ। अच्छा, अब इसमें ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने का जो तरीका है ना, उसमें जो क्रोमियम दिया गया है, इसमें जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए क्रोमियम दिया गया है वो 3+ दिया गया है। इंडस्ट्री में 6+ वैलेंसी वाला भी इस्तेमाल होता है। हम जो इधर इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो 3+ है। इंडस्ट्री में 6+ यानी कि क्रोमियम हेक्सावेलेंट, क्रोमियम +6 ये इस्तेमाल होता है। अभी हम जो इस्तेमाल करेंगे क्रोमियम एक्वस सोल्यूशन वाला वो ये होगा। इंडस्ट्री में ये भी इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से ना बड़ा नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया को। ये पानी में चला जाता है, मिक्स हो जाता है पीने वाले पानी में, और कैंसर का बायस बनता है, ख़राबी का बायस बनता है, प्रॉब्लम्स का बायस बनता है, बीमारियों का बायस बनता है। तो दुनिया की कोशिश है कि वो क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग को छोड़ के किसी और तरीके से मेटल को बचाए, जिसमें पाउडर कोटिंग बड़ी मशहूर हो रही है आजकल। खैर, हम अगर क्रोमियम कोटिंग तक रहें तो होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है। देखिए सोल्यूशन में, यहाँ मैं अगर सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो सोल्यूशन में होता यूं है कि क्रोमियम सल्फेट सोल्यूशन में जाके आयंस में तब्दील हो जाता है। अब याद रखिए कि जब मैं किसी चीज़ को आयन में बदलता हूँ तो मैं 2 तीर लगाता हूँ, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। ये 2 तीर साबित करते हैं कि वो आयंस जो हैं वो बनते हैं एक ख़ास मिकदार में डायनामिक इक्विलिब्रियम में, जो मैंने मिकदार डाली है सॉल्ट की या किसी भी चीज़ की। मतलब मैं नमक की ख़ास मिकदार डालूंगा तो वो आयंस बनाएगी एक ख़ास लिमिट के अंदर, डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर, एक ख़ास मिकदार के अंदर, और वो वापस आयन उसमें भी बदल सकते हैं जिससे वो बने हैं। तो यहाँ आपने हमेशा जब आयंस बनाने हैं तो आपने 2 एरो लगाने हैं, एक क्रोमियम 3+ बनेगा, एक सल्फेट आयन बनेगा। अच्छा, ये 2 क्रोमियम है तो यहाँ 2 क्रोमियम +3 बनेंगे और इसमें 3 सल्फेट आयन बनेंगे। अब याद रखिएगा एक बात मेरी, ये जो 2 है ना, ये वाला 2 जो है, ये ये वाला 2 है, और ये वाला जो 3 है ना, ये वाला 3 है। और ये जो इसके ऊपर ये लिखा हुआ है ना, ये वाली इसकी चार्ज है। या आप यूँ समझ लें, जब ये आयन में तब्दील होता है तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है वो ये लिखा हुआ है। आप ये ना समझेगा ये कुछ और चीज़ है, ये इसके ऊपर चार्ज है। हाँ, ये चार्जेस बने कितने हैं वो ये 2 और 3 से साबित हो रहा है। ये 2 और 3 से साबित हो रहा है ये चार्जेस बने कितने हैं। हमने यहाँ पे एक बात समझनी है और उस बात को बड़े अच्छे अंदाज में समझना है। वो ये कि जब ये चार्जेस बन जाते हैं तो ये सोल्यूशन में मौजूद रहते हैं, और ये चार्जेस बनने के बाद ही इलेक्ट्रिसिटी चल सकती है। क्यों? चार्ज होगा तो भागेगा, और उस भागने को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो चार्ज अगर एक जगह से दूसरी जगह तभी जाएगा ना जब होगा। तो हम इसको पानी में डाल देते हैं, साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला होता है। अगर मैं आपको से समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपने लिख के नहीं आने। सल्फ्यूरिक एसिड जब पानी में आयोनाइज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जब पानी में आयोनाइज होता है तो उसकी कोशिश होती है 2 हाइड्रोजन आयन, वैसे एक भी बनाता है, ज़्यादा मिकदार में एक ही हाइड्रोजन आयन बनाता है और सल्फेट आयन बनाए। उसकी कोशिश होती है वो भी आयन्स बना ले। तो ये भी आयन बना रहा है, वो भी आयन बना रहा है। ये क्रोमियम सल्फेट है, क्रोमियम सल्फेट, वो सल्फ्यूरिक एसिड है। दोनों मिलकर आयन बना रहे हैं, तो सोल्यूशन में ज़्यादा सारे आयन इकट्ठे हो गए। अब आप कहेंगे ठीक है सर, क्रोमियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के आयन ज़्यादा होने की वजह से सोल्यूशन की कंडक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। अब आपने करना क्या है, आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना है, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आपने करना ये है कि क्रोमियम सल्फेट का सोल्यूशन लेना है और उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है। ये बन गया सोल्यूशन, और इसमें डाल देना थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद आपने यहां पे एंटीमोनियल
मोनियल लेड, यानी कि लेड और एंटीमनी का एलॉय, वो उसका एनोड लगा देना। ये जो एनोड है, एनोड ये है एंटीमोनियल लेड। और कैथोड उस चीज का लगाना है जिस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। मिसाल के तौर पे ये कोई भी पीस रख लेते हैं, ये एक मेटल का पीस है, ये मोटरसाइकिल का कोई हिस्सा हो सकता है जिस पे हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, और इसको जोड़ दिया जाता है एक ताकतवर बैटरी से जो डीसी करंट देती है, जिसे हम रेक्टिफायर्स भी कहते हैं। खैर, अब होगा क्या कि क्रोमियम के आयंस जो होंगे वो सॉल्यूशन में से भाग भाग के इस पे चिपकना शुरू हो जाएंगे और इसके ऊपर एक बारीक सी तह जमा लेंगे। अब बात यूं है कि जब ये तह इस पे जमेगी ना, तो अगर तो ये हुआ स्टील, आयरन, तो ये तह में से ना आबी बुखारात या नमी गुजर सकती है। तो इस नमी के गुजरने की वजह से ये तह उसके ऊपर सही तरह काम नहीं कर सकेगी। तो नमी के गुजरने की वजह से या नमी के गुजरने की वजह से, नमी के गुजरने की वजह से या अच्छा ना चिपकने की वजह से हम क्रोमियम को सीधा सीधा आयरन के ऊपर नहीं चिपकाते। हम पहले क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, आयरन लेते हैं, आयरन के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं निकल की या कॉपर की, इन दोनों की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। अब इन दोनों की आयरन पे, स्टील पे, लोहे पे चिपकने की बेहतरीन सलाहियत होती है। ये अब पहले आपका क्या था, मिसाल के तौर पे ये आयरन का शीट है, आप इस पे सीधा सीधा क्रोमियम लगाएंगे ना तो उसका फायदा नहीं होगा। आप पहले क्या करें, इसके ऊपर कॉपर लगाएं। मिसाल के तौर पे ये हमने इसके ऊपर कॉपर की एक तह चढ़ा दी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए। अब ये कॉपर की तह के ऊपर आपने करना क्या है, क्रोमियम की तह लगानी है, तीसरी तह। अब ये जो तह चढ़ गई है ना, या कॉपर की या निकल की, इसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। अब ये जो क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है ना, इसकी चमक इस बात पे भी मुनहसिर है कि आपकी जो नीचे वाली तह है वो कितनी चमकदार है। अगर निकल की तह चमकदार है तो उसके ऊपर जब क्रोमियम आएगा ना तो वो भी चमक रहा होगा। यही वजह है कि मोटरसाइकिल के जिन हिस्सों की मैं बात कर रहा था वो सारे हिस्से चमकदार थे। उसमें करते क्या है हम, मसलन ये सारा जो तरीक़ेकार है ना, ये तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से मुतल्लिक है ना। मैं आपको उस तरीक़ेकार की थोड़ी सी वजाहत करता हूँ। वो वजाहत इस तरह है कि सबसे पहले हम मेटल को साफ़ करते हैं। मेटल को साफ़ करने के बाद हम करते ये हैं कि उस मेटल को धोते हैं। उस मेटल को धोने के बाद हम कास्टिक सोडे में डालते हैं और फिर उसे अच्छी तरह धोने के बाद उस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। किसकी, निकल की या कॉपर की। उसके बाद हम उस पर क्रोमियम लगाते हैं। तो क्रोमियम हमने उसके बाद लगाना, उससे पहले नहीं लगाना। तो आपने याद रखना है कि क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है हम उसके बाद करते हैं, उससे पहले नहीं करते। क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम निकल और कॉपर लगाने के बाद करते हैं। अब ये अगर आपके पास एक तफसीली सवाल आया तो उसमें दो कसीरुल इंतखाबी सवाल बहुत ज़रूरी हैं। याद रखना कि हम जो क्रोमियम का इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं हम उसमें कौन सा एसिड डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा, एनोड क्रोमियम के इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा इस्तेमाल होता है। क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में
इस्तेमाल होने वाला जो एनोड होता है वो एंटीमोनियल लेड होता है। और एंटीमोनियल लेड क्या होता है? असल में एंटीमोनियल लेड और एंटीमनी का एक अलॉय होता है। ये खाली लेड नहीं होता। क्रोमियम का नहीं आप एनोड इस्तेमाल कर सकते, क्रोमियम का आप एनोड नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप क्या करेंगे, लेड और एंटीमनी का जो अलॉय है जिसे एंटीमोनियल लेड कहते हैं, आप उसका एनोड इस्तेमाल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।